साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंद वंश में मैंने आपको बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ धनानंद। तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में हमें निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि अर्थशास्त्र, तो चाणक्य ने ही लिखी थी अर्थशास्त्र, यहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? तो इसे मैगस्थनीज ने लिखा था, इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथा है जैन और बौद्ध ग्रंथ, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो हैं कुछ साहित्यिक स्रोत। और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अशोक ने अपने जीवन काल में कुछ शिलालेख बनवाए थे, वहां से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जैसे कि जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख, यहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ये तो स्रोत हैं जहां से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो आगे अब हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी, जिसका विस्तार कहां तक फैला हुआ था? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर यानी कि कर्नाटक तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर यानी कि कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक मौर्य वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये पूरा मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक देखने को मिले हैं, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से शासक हुए हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद इनका बेटा बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि मौर्य साम्राज्य का। बिंदुसार के बाद कौन राजा बना? अशोक। अशोक के बाद दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य के बाद संप्रति। संप्रति के बाद शालिशुक। शालिशुक के बाद देववर्मन। देववर्मन के बाद शतधन्वन और शतधन्वन के बाद बृहद्रथ। तो क्या आपको ये सभी शासक याद रखने हैं? नहीं। तो आपको कौन कौन से शासक याद रखने हैं? सबसे पहले तो ये किसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले तीन शासक आपको याद होने चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन्हीं तीनों से प्रश्न बनता है। बाकी के जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे। तो पहले तीन शासक आपको याद होने चाहिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद है बिंदुसार, उसके बाद है अशोक। तो इन तीन ही शासकों से मौर्य साम्राज्य में प्रश्न बनते हैं। बाकी शासकों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनसे प्रश्न बने। तो आपको इन तीन शासकों के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और आज हम इन तीनों ही शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वाला शासक भी याद रख लेना, बृहद्रथ। यहाँ से मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था। तो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और आखिरी शासक था मौर्य साम्राज्य का। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने और चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। तो चाणक्य को चंद्रगुप्त ने क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी चाणक्य को ही कहा जाता है। तो धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, उसे विवाह कर लिया था। किसकी पुत्री थी? धनानंद की, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। उसके बाद देखते हैं यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। तो जो भी यूनानी लेखक थे ना, उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहकर पुकारा था, यानी कि उन्होंने जो इतिहास लिखा था वहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त के नाम की जगह कुछ अन्य नाम लिखे थे जो कि चंद्रगुप्त के ही नाम थे। मतलब कि वो चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? तो प्लूटार्क एक यूनानी लेखक था, उसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया। क्या? एंड्रोकोटस। और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया। उन्होंने वहां के इतिहास में लिखा था यूनान में कि एंड्रोकोटस जो कि मगध का राजा है, उसने धनानंद को पराजित कर दिया। तो लोगों को लगा कि ये एंड्रोकोटस कौन आ गया। तो बाद में 1793 में पता चला, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि जो ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस है ना, जो कि यूनानी लेखकों ने संबोधित किया है,
ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। याद रखिएगा कि प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया। और सबसे पहले पता किसने लगाया? तो विलियम जोन्स ने यह पता लगाया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही यह कहा गया है एंड्रोकोटस। देखते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। तो मैंने इसे पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि जब सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने तो उसके दो सेनापति थे, एक था थल सेनापति और दूसरा था जल सेनापति। तो थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था नियार्कस। तो यही जो थल सेनापति था ना सेल्यूकस निकेटर, इसने बाद में यानी कि जब सिकंदर वापस लौट गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। इसने यह सोचकर आक्रमण किया था कि मगध में धनानंद होगा, पर उस समय धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और उसके बाद जो उसकी पुत्री थी कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं, उससे विवाह कर लिया। तो याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, जिसका क्या नाम था? उसका नाम कार्नेलिया या हेलेना था। और युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। आज के समय में देखा जाए तो पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया था हारने के बाद, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। कितने? 500 हाथी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसके बाद में भेज दिया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। याद रखिएगा क्या नाम है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें से एक थी इंडिका। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके बाद आगे है कि जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो बौद्ध धर्म वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। और सलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। तो सलेखना विधि क्या है? तो ये जैन धर्म की एक विधि है, बहुत ही कठोर तपस्या है, जिसमें भोजन और जल को त्याग कर अपने प्राणों को छोड़ दिया जाता है। मतलब कि भोजन और जल को त्याग कर कठोर तपस्या की जाती है और अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। तो ये सलेखना विधि, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में अपने मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी बना बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से शादी की थी ना, जो कि धनानंद की पुत्री थी। तो उसी का पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रघात इसका अन्य नाम है। तो अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। तो बिंदुसार के शासन के समय सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना एक राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो राजदूत का नाम याद रखिएगा, डायमेक्स। किसने भेजा था? सीरिया के शासक ने भेजा था, ताकि मगध से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जा सके। तो बिंदुसार ने जो सीरिया का राजदूत था डायमेक्स, इसे पूछा था कि तुम्हारे यहाँ की प्रसिद्ध चीजें कौन सी हैं? तो डायमेक्स ने बताया था कि हमारे यहाँ की अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक यानी कि यूनानी फिलोसफर ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिंदुसार ने एक पत्र लिखा सीरिया के नरेश को कि मुझे अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक चाहिए। तो एंटियोकस जो कि सीरिया का शासक था, इसने प्रथम 2 वस्तुएं यानी कि मीठी शराब तथा अंजीर इसको तो भिजवा दिया, परंतु जो यूनानी दार्शनिक की मांग थी इसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, यानी कि दार्शनिक को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। तो पहली 2 वस्तुएं उन्होंने भिजवा दी थी। तो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से चीजों की मांग की थी? तो अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग। तो जो बिंदुसार था ना, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन सा संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशीम था, पर वो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र जिसका नाम था अशोक, उसको बुलाया। और जो अशोक था उस समय अवंती का राज्यपाल था। और अशोक को बिंदुसार ने कहा
कि जाकर जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है ना, इसे दबा दो। तो अशोक ने क्या किया कि बहुत ही क्रूरता पूर्वक से उस विद्रोह को दबाया था। उस समय इतना हिंसा हुई, यानी कि इतनी मार काट हुई, औरतों को भी नहीं बख्शा गया। तो अशोक ने बहुत ही क्रूरता से वहां के विद्रोह को दबाया था। इतनी क्रूरता दिखाई थी कि जो अगल बगल के राज्य थे ना, वो भी कांप गए थे। तो किसने विद्रोह को दबाया था? अशोक ने। वहां का जो राजकुमार था वो तो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, पर वो विद्रोह को दबा नहीं पाया। पर अशोक ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया। ये भी याद रखिएगा कि उस समय वो अवंती का राज्यपाल था, अशोक। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का शासक बनने से पहले अशोक क्या था? तो वो अवंती का राज्यपाल था। तो उसके बाद आगे क्या हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो ये बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चला है कि जो अशोक था, इसने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। और अशोक की माँ का नाम क्या था? तो अशोक की माँ का नाम था सुभद्रांगी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो इसने कलिंग को जीतने के लिए भी बहुत ही क्रूरता दिखाई थी। जो इसने तक्षशिला में क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबाया था ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इसने कलिंग में क्रूरता दिखाई। वहां पर भी महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, आम जनता को भी नहीं बख्शा गया, मतलब कि बहुत ही मार काट हुई। तो इतना भीषण नरसंहार देखकर जो अशोक का हृदय था वो परिवर्तित हो गया। अब इसने कहा कि मैं आगे युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इसको किससे मिली थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। याद रखिएगा, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। और इसके गुरु कौन बने थे? उपगुप्त। तो उसके बाद है कि अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया था, परंतु इसने अपने प्रजा से कभी जबरदस्ती नहीं की कि आप भी बौद्ध धर्म को अपनाओ। मतलब कि ये इसने कभी भी अपना धर्म अपनी प्रजा पर नहीं थोपा। मतलब कि ये इसका व्यक्तिगत धर्म था। इसने ये नहीं किया कि इसने अगर बौद्ध धर्म अपना लिया तो अपने प्रजा को भी कह दिया कि आप भी बौद्ध धर्म को अपना लो। इसने इसे राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, नाम याद रखेगा, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, ताकि वहां पर जाकर वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बेटे का नाम महेंद्र था और बेटी संघमित्रा। इनको भेजा गया था श्रीलंका में, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इनके जो पिता थे, कौन थे? बिंदुसार। वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ना। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इसने गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इससे ये पता चलता है कि इसने बौद्ध धर्म के साथ साथ जो अन्य धर्म थे उसको भी ये साथ में लेकर चला था। मतलब कहीं पर इसने जबरदस्ती। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। और अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो ये प्राकृतिक भाषा में थे, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन सी लिपियों में लिखा गया था? तो पहली है ब्रह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी है अरमाइक लिपि और चौथी है ग्रीक लिपि। इन 4 लिपियों में अशोक ने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। तो जो ब्रह्मी लिपि थी, इस लिपि के अभिलेख भारत में मिले हैं। और खरोष्टी लिपि के अभिलेख, तो खरोष्टी लिपि के अभिलेख पाकिस्तान में मिले हैं। तीसरी है अरमाइक लिपि, तो अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं। और ग्रीक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिले हैं। तो 4 लिपियां याद रखिएगा, ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। इन 4 लिपियों में अशोक ने अपने अभिलेखों का निर्माण करवाया था। तो जो ये खरोष्टी लिपि है ना, ये दूसरे नंबर वाली, ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो ये चारों लिपि दी होती है। तो इसमें से जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो ये जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे ना, इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। इसको सबसे पहले सफलता मिली थी जो ये अशोक के अभिलेख। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में जो अपना नाम लिखवाया था वो लिखवाया था देव नाम प्रियदर्शी।
जिसका अर्थ है देवताओं का पसंद। तो देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये अशोक का नाम था। इसने जो शिलालेख लिखवाए थे ना कि मैं मगध का राजा देव नाम प्रियदर्शी, तो किसका नाम था? ये अशोक का नाम था। और कुछ अभिलेखों से हमें ये पता चला है कि अशोक उस समय मगध का सम्राट था, जैसे कि मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक की मास्की अभिलेख, नेदर तथा उदेल गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ था। तो इन अभिलेखों में अशोक ने अपना स्पष्ट नाम लिखवाया था अशोक। और राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। किसमें? भाबरू अभिलेख में। उसके बाद देखते हैं अशोक की धम्म यात्रा। तो धम्म क्या है? तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई थी उसे ही धम्म कहते हैं। तो ये जो अशोक का धम्म था ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अशोक का धम्म स्व नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करें, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे जिसे अशोक। तो आगे देखते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख। तो कुल 14 शिलालेख मिले थे जिस पर अशोक ने अपने संदेशों को लिखवाया था, तो उसे चतुर्दश अभिलेख कहा गया। तो प्रथम शिलालेख है, आपको इसे रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो जो प्रथम शिलालेख मिला इसमें अहिंसा पर बल दिया गया था और पशु बलि की निंदा की गई थी। जो दूसरा शिलालेख मिला इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की गई थी। तीसरे शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया था, जो कि धम्म के प्रचार के लिए अधिकारी थे। कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। चौथे शिलालेख में भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी कि बौद्ध की नीतियों की चर्चा थी। मैंने आपको बताया था ना कि जो अशोक का धम्म था ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो इसने भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा है। 5वें अभिलेख में धम्म महापात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6ठे अभिलेख में क्या है? तो इसमें अशोक ने कहा था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला अभिलेख जिसमें अहिंसा पर बल दिया गया था और पशु बलि की निंदा की गई थी, याद रखेगा। और तीसरा शिलालेख है जिसमें अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे धम्म के प्रचार के लिए, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। ये अगला शिलालेख है 7वां शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही थी और ये सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सा? 7वां शिलालेख। उसके बाद है 8वां शिलालेख। इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। तो अशोक ने धम्म यात्राएं की थी, जिसमें से जो ये शिलालेख है 8वां शिलालेख, इसमें 2 यात्राओं का वर्णन है। एक तो राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक गया था और दूसरा है राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया था। तो इसमें 2 धम्म यात्राओं का वर्णन है, गया और लुम्बिनी। उसके बाद है 9वां अभिलेख। इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। तो शिष्टाचारों का वर्णन किसमें है? 9वें अभिलेख में। उसके बाद है 10वां अभिलेख। तो 10वें अभिलेख में क्या लिखवाया था कि राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ये 10वें अभिलेख में लिखवाया था। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई थी और 12वें अभिलेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई थी। तो स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? स्त्री महामात्रा नामक किया गया था। उसके बाद है 13वां अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जितने भी अभिलेख हैं उसमें से यही एक है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। उसके बाद है 14वां अभिलेख। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये हो गए अशोक के चतुर्दश अभिलेख, जिसमें से आपको 13वां अभिलेख, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में की गई है? तो 13वें अभिलेख में की गई है। तो उसके बाद आगे अब हम मौर्य काल के कुछ प्रमुख अध्यक्ष देख लेते हैं। तो पहला है शुल्क अध्यक्ष यानी कि शुल्क का अध्यक्ष। इसके नाम से क्लियर है कि व्यापार से प्राप्त कर यानी कि टैक्स और चुंगी एकत्रित करने के लिए जो अध्यक्ष था उसका नाम था शुल्क अध्यक्ष। दूसरा है पोतवा अध्यक्ष। तो माप तोल के मान को नियंत्रित करने वाला यह अधिकारी होता था। कौन? पोतवा अध्यक्ष। तीसरा है सूत्र अध्यक्ष। तो सूत्र अध्यक्ष कौन था? तो ये वस्त्र उद्योग मंत्री था। तो उस समय जो मौर्य काल था उसमें जो अध्यक्ष थे ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सूत्र अध्यक्ष कौन था? वस्त्र उद्योग मंत्री था। उसके बाद है सूना अध्यक्ष। तो सूना अध्यक्ष किससे कहा जाता था? तो बूचड़ खाने और चर्म उद्योग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सूना अध्यक्ष। उसके बाद है लक्षणा अध्यक्ष।
लक्षणा अध्यक्ष कौन होता था? तो टकसाल का अध्यक्ष यानी कि जो मौर्य काल में सिक्के चलते थे उनका अध्यक्ष कौन होता था? लक्षणा अध्यक्ष। उसके बाद है अश्व अध्यक्ष, जिसके नाम से क्लियर है कि घोड़ों की देखभाल करने वाला कौन था? अश्व अध्यक्ष यानी कि अश्वों का अध्यक्ष। उसके बाद है हस्त्य अध्यक्ष। तो हस्त्य अध्यक्ष कौन होता था? तो हाथियों की देखभाल करने वाला उसे कहा जाता था हस्ताध्यक्ष। उसके बाद है अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन था? तो खान मंत्री को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद है सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष कौन होता था? तो कृषि विभाग वाले मंत्री को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी जमीन होती थी ना, जो राजकीय जमीन होती थी, उसे सीता कहा जाता था और राजकीय जमीन से इकट्ठा होने वाले कर को भी याद रखिएगा। तो आगे अब हम मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही यानी कि 30,000 घुड़सवार, 9,000 गज सेना यानी कि हाथियों की सेना और 8,000 रथ सेना थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। और मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था और इस विभाग में 30 सदस्य थे और जो उच्च अधिकारी होते थे उस समय उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें महामात्रा कहा जाता था। याद रखिएगा कि मौर्यकालीन के समय जो उच्च अधिकारी होते थे, हाई पोस्ट पे होते थे, उन्हें महामात्रा कहा जाता था। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। कौन कौन सा? पहला है प्रकाश युद्ध यानी कि आमने सामने का युद्ध, इसे कहा गया प्रकाश युद्ध। ये चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है। दूसरा है कूट युद्ध यानी कि चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध किया जाए। तीसरा है तुष्णीय युद्ध यानी कि अप्रत्यक्ष युद्ध, जिसमें शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना यानी कि डायरेक्ट उस पर हमला न करना, वहां की जो प्रजा है वही विद्रोह कर दे। ये 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है चाणक्य ने। और तुष्णीय युद्ध। तो उसके बाद देखते हैं कि मौर्यकालीन में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का ही उल्लेख किया है। तो जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिला है किसे? अर्थशास्त्र से। पर जो मैगस्थनीज था ना, उसने इन 4 वर्णों का उल्लेख नहीं किया है। उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये यूपीएससी में पूछा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को कितने भागों में बांटा था? तो 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा? पहला वर्ग था दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आते थे। दूसरा वर्ग था कृषक यानी कि किसान। तो मैगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या को सर्वाधिक बताया था, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? तो कृषकों की संख्या थी, यानी कि किसानों की संख्या थी। तीसरा वर्ग था पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा वर्ग था व्यापारी और शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। पांचवा वर्ग था सैनिक, तो समाज में किसानों के बाद सैनिकों की संख्या सर्वाधिक संख्या में थी, यानी कि सबसे ज्यादा थे किसान, उसके बाद थे सैनिक। उसके बाद है निरीक्षक, तो ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और 7वें नंबर पर थे मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। तो जो भी शासक वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, ये मंत्री में आता था। तो मैगस्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा था मौर्यकालीन का समाज। कौन कौन से? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। तो ये यूपीएससी में पूछा गया था कि मैगस्थनीज के द्वारा कितने वर्गों में मौर्यकालीन समाज को बांटा गया था? तो 7 आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में हमें पटना से मिले हैं। तो अधिकतर जो भवन देखने को मिले हैं मौर्य काल में, वो लकड़ी के बने हुआ करते थे, याद रखिएगा। और मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है, जो कि वर्ल्ड फेमस है और ये सबसे बड़ा स्तूप है। और अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो कि अहिंसा का सूचक है और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो आपने देखा होगा कि जो अशोक ने स्तंभ पर बनवाया था ना 4 शेरों को, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये कहां पर बनवाया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। तो यहाँ पर हमारे सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।